रात का अंधेरा है। जंगल के बीच में एक मंदिर के पास घात लगाकर बैठे दुश्मनों ने अचानक भारतीय सैनिकों पर मशीन गन, AK-47 और ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसमें भारतीय सेना की एक टुकड़ी फंस गई है। सामने से गोलियां आ रही हैं, जमीन पर माइंस बिछी हुई हैं, हर कदम मौत की तरफ जा सकता है। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे सेना के अफसर ने इस दौरान फैसला लिया कि किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है। उसने एक स्ट्रेटजी बनाई कि दुश्मन को पीछे से घेरेंगे। वो अपने सैनिकों को बचाने के लिए दुश्मन के ठीक पीछे पहुंचता है, उन पर हमला करता है। इसमें हाथापाई होती है और तभी एक आतंकवादी उसे सीने में गोली मार देता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। गोली लगने के बाद भी वो मेजर गिरता नहीं है। वो मेजर दुश्मन की राइफल छीनता है, उसी राइफल से उसे मार गिराता है और अपनी आखिरी सांस तक अपने जवानों को आदेश देता रहता है। ये कहानी है मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की, भारतीय सेना के उस शूरवीर की जिन्हें ऑपरेशन पवन में उनके सर्वोच्च शौर्य और बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं नृपेंद्र हूं और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया का खास शो शौर्य गाथा। आज की कहानी सिर्फ एक सैनिक के बहादुरी की नहीं है, ये कहानी है नेतृत्व की। ये कहानी है उस मानसिक ताकत की जहां शरीर तो हार मान सकता है लेकिन कर्तव्य कभी नहीं। क्योंकि मेजर परमेश्वरन की कहानी हमें बताती है कि असली वीरता दुश्मन को केवल हराने में नहीं होती, असली वीरता होती है अपने सैनिकों के सामने आखिरी सांस तक खड़े रहने की, उनका नेतृत्व करते रहने की। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का जन्म 13 सितंबर 1946 को बॉम्बे यानी आज के मुंबई में पिता KS रामास्वामी और मां जानकी रामास्वामी के घर हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के SIES हाई स्कूल से की और आगे SIES कॉलेज से ही विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA चेन्नई में प्रवेश लिया और 16 जून 1972 को एक अफसर के रूप में पास आउट हुए। उन्हें भारतीय सेना की 15 महार बटालियन में कमीशन मिला। बाद में वे 5 महार से जुड़े जब यह यूनिट मिजोरम और त्रिपुरा की पहाड़ियों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में लगी हुई थी। यानी उनकी ट्रेनिंग सिर्फ क्लासरूम या परेड ग्राउंड की नहीं थी, उनकी असली ट्रेनिंग जंगलों, पहाड़ियों, कठिन गश्तों और काउंटर टेरर ऑपरेशंस में हुई थी, जहां हर दिन दुश्मन दिखता नहीं था लेकिन खतरा हर जगह मौजूद होता था। इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान मेजर परमेश्वरन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी पलटन उन्हें एक ऐसे अफसर के रूप में देखने लगी जो सिर्फ आदेश नहीं देता था बल्कि आगे चलकर सबके लिए रास्ता बनाता था। उनके साथी उन्हें प्यार से पैरी साहब कहते थे। यह नाम सिर्फ सम्मान का नहीं था, यह भरोसे का नाम था। उनके साथी सैनिक जानते थे कि अगर पैरी साहब साथ हैं तो वो किसी भी मुश्किल इलाके में अकेले नहीं हैं। मेजर परमेश्वरन कठिन से कठिन पेट्रोलिंग हो, सबसे खतरनाक ऑपरेशंस हो, इन सब में खुद सबसे आगे रहते थे। उनको जंगलों में जाना, इलाके पर कंट्रोल बनाए रखना, दुश्मन को साइकोलॉजिकल रूप से दबाव में रखना, यह उनका एक स्वभाव टाइप बन चुका था। और यही कारण था कि कठोर से कठोर उग्रवादी भी उनके इलाके में घुसने से डरते थे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के दिल में उनके लिए बेहद प्यार और सम्मान का भी भाव था। यानी कि वो उग्रवादियों के साथ जितने ही कठोर थे, स्थानीय लोगों के साथ उतने ही प्यार और मेलजोल के भाव से रहते थे। मेजर परमेश्वरन जिस महार रेजिमेंट से जुड़े थे उसका इतिहास भी भारतीय सेना की परंपरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महार रेजिमेंट की शुरुआत महार समुदाय के सैनिकों से की गई थी। 19th सेंचुरी में महार सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी का हिस्सा रहे थे, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार की क्लास रेजिमेंट नीति के कारण महार सैनिकों को सेना से बाहर कर दिया गया। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय आया। जब सैनिकों की फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत पड़ी तो उन्होंने 1917 में महार बटालियंस फिर से बनाई, लेकिन युद्ध के बाद 1921 में उन्हें फिर से डिसबैंड कर दिया गया। फिर 1941 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहते हुए महार सैनिकों को सेना में फिर से शामिल करने का दबाव बनाया। अक्टूबर 1941 में बेलगाम में एक महार की स्थापना हुई और यहीं से आज की इस नई महार रेजिमेंट की नींव रखी गई। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोलो हिंदुस्तान की जय। यह सिर्फ एक नारा नहीं है,
यह उस रेजिमेंट की आत्मा थी जिसके सैनिकों ने भारत के लिए कई मोर्चों पर असाधारण वीरता दिखाई है। अब कहानी भारत से श्रीलंका की तरफ बढ़ती है। 1980 के दशक में श्रीलंका एक गंभीर गृह युद्ध से गुजर रहा था। एक तरफ श्रीलंका की सरकार थी तो दूसरी तरफ तमिल अलगाववादी संगठन, जिसमें लिट्टे सबसे ताकतवर था, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तमिल समुदाय का आरोप था कि श्रीलंका में उनके अधिकारों और हितों की लगातार अनदेखी हो रही है और धीरे धीरे यह असंतोष हिंसक संघर्ष में बदल गया। लिट्टे ने अलग तमिल राष्ट्र यानी तमिल एलम की मांग की। उसने इस मांग को आगे बढ़ाया और उसका यह पूरा आंदोलन हथियारों के भरोसे चल रहा था। श्रीलंका की सरकार ने इस आंदोलन को बलपूर्वक पहले तो दबाने की कोशिश की, लेकिन यह कम होने की उलट बहुत तेज हो गया। हिंसा बढ़ी, गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गए और बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। उनमें से ज्यादातर ने तमिलनाडु में आकर शरण ली थी। इससे भारत के सामने एक और बड़ा मानवीय संकट खड़ा होने लगा। लगभग दशक भर पहले यानी 1971 के आसपास भारत ने ऐसा ही हाल बांग्लादेश की ओर से देख लिया था। तब भारत ने युद्ध किया और बांग्लादेश एक राष्ट्र बनाया। 29 जुलाई 1987 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच इंडो श्रीलंका एकॉर्ड पर साइन हुए। इस समझौते के बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा गया। 3 अगस्त 1987 को IPKF श्रीलंका में उतरी और यह आजाद भारत का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग मिशन था। इसका उद्देश्य था लिट्टे को जाफना से हटाना और हथियार डालने के लिए उनको मजबूर करना। इस सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन पवन। लेकिन जमीन पर स्थिति उतनी आसान नहीं थी। उम्मीद थी कि लिट्टे भारतीय सेना के आगे आने के बाद हथियार डाल देंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया। पहले तो लिट्टे पीछे हटा और फिर भारतीय सैनिकों के खिलाफ उन्होंने जोरदार युद्ध छेड़ दिया और इस दौरान मेजर परमेश्वरन को 8 महार में ट्रांसफर किया गया था। मेजर परमेश्वरन की बटालियन 8 महार 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 54 इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा थी। यह बटालियन IPKF के तहत श्रीलंका में उतरने वाली भारत की शुरुआती यूनिटों में से एक थी। 8 महार को इंडो श्रीलंका एकॉर्ड के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जैसे ही लिट्टे ने हथियार डालने से इनकार किया, यह पीस कीपिंग मिशन एक कठिन काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन में बदल गया। 8 महार ने श्रीलंका में कई जगहों पर लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशंस किए। मरुथना मंडम, अन्नाई कोटाई मणिपाई और कंतरोदाई, इन्हीं में से कंतरोदाई वह जगह बनी जहां मेजर परमेश्वरन ने अपनी अमर वीरता दिखाई। 24 नवंबर 1987 को 8 महार को सूचना मिली कि कतरोदाई गांव के एक घर में हथियारों और गोला बारूद की खेप उतारी गई है। यह सूचना बेहद गंभीर थी, क्योंकि अगर लिट्टे के पास नए हथियार पहुंचते तो आने वाले दिनों में भारतीय सैनिकों पर यह हमले तेज और बेहद घातक हो सकते थे। इस सूचना की जांच के लिए कैप्टन DR शर्मा के नेतृत्व में 20 सैनिकों की एक मजबूत पेट्रोलिंग पार्टी उस इलाके में भेजी गई। पेट्रोलिंग पार्टी संदिग्ध घर के पास पहुंची, लेकिन पास के मंदिर क्षेत्र से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी के बाद कैप्टन शर्मा की टुकड़ी ने बटालियन को सूचना दी कि लिट्टे ने इलाके में मजबूत पकड़ बना ली है और उनकी संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा है। अब स्थिति सिर्फ एक सर्च ऑपरेशन की नहीं रही थी, यह एक फुल स्केल कॉम्बैट सिचुएशन बन चुकी थी। मेजर परमेश्वरन उस समय अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कैप्टन शर्मा की टुकड़ी को रीइंफोर्समेंट चाहिए और इस इलाके को बिना प्रॉपर ऑपरेशन के साफ नहीं किया जा सकता। रात के करीब 8:30 बजे मेजर परमेश्वरन अपनी कंपनी की एक मजबूत टुकड़ी लेकर कैप्टन शर्मा की सहायता के लिए निकले। वे रात लगभग 1:30 बजे संदिग्ध क्षेत्र के आसपास के इलाके में पहुंच गए। वहां उन्हें केवल एक खाली ट्रक के अलावा कोई हलचल नहीं दिखी, लेकिन एक अनुभवी सैनिक सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करता। मेजर परमेश्वरन जानते थे कि सन्नाटा कई बार सबसे बड़ा जाल होता है और इसी पर भरोसा करते हुए सबसे पहले उन्होंने इलाके को घेर लिया और फैसला किया कि सुबह की पहली रोशनी के साथ यहां तलाशी शुरू की जाएगी। सुबह करीब 5:30 बजे तलाशी शुरू भी हो गई। सैनिक घर घर रास्ता दर रास्ता सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। काफी देर तक उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार टुकड़ी ने वापस लौटने का फैसला लिया और शायद यही वह पल था जिसका दुश्मन इंतजार कर रहा था। जैसे ही भारतीय टुकड़ी वापस मुड़ी, पॉइंट सेक्शन पर मंदिर और नारियल के पेड़ों वाले इलाके से अचानक से भारी फायरिंग शुरू हो गई
और फायर इतना प्रभावी था कि आगे की सेक्शन वहीं दब गई। शुरुआती गोलीबारी में एक सैनिक भी शहीद हो गया और एक घायल भी हो गए। भारतीय सैनिक वहीं जमीन पर लेट गए और उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन अब दुश्मन सामने था, लेकिन वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नारियल के पेड़, मंदिर का इलाका, घरों की आड़, सब लिट्टे के फाइटर्स को एडवांटेज दे रहे थे। मेजर परमेश्वरन ने तुरंत स्थिति को पढ़ा कि अगर टुकड़ी सिर्फ सामने से जवाबी फायरिंग करती रही तो यह नुकसान काफी बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत कैप्टन शर्मा को आदेश दिया कि वो सामने से दुश्मन को एंगेज रखें, उन्हें वहीं रोके रखें और घर घर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ें। लेकिन मेजर परमेश्वरन ने गजब का प्लान बनाया। वो अपनी टुकड़ी के साथ पश्चिम की तरफ से घूमकर लिट्टे फाइटर्स के पीछे पहुंचेंगे और दुश्मन को पीछे से ट्रैप करेंगे। जब कैप्टन शर्मा की टुकड़ी आगे बढ़ी तो नारियल और मंदिर वाले इलाके से ऑटोमेटिक फायर भी शुरू हो गया। लिट्टे के फाइटर्स के पास AK-47, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोजिव्स और हैवी मशीन गन्स तक थी। और इतना ही नहीं था, इलाके में माइंस भी बिछा दी गई थी। यानी भारतीय सैनिकों के लिए जो आगे बढ़ना था वो बेहद खतरनाक मिशन होता जा रहा था। हर कदम मौत का ट्रैप हो सकता था। ऐसी स्थिति में कई कमांडर्स पीछे हटने का आदेश दे सकते थे, रीइंफोर्समेंट का इंतजार कर सकते थे। कई लोग डिफेंसिव पोजीशन लेके सिर्फ जवाबी फायर करते। लेकिन मेजर परमेश्वरन ने कुछ और किया। उन्होंने देखा कि जब उनके सैनिक डिसएडवांटेज पोजीशन में थे और सामने से फायर आ रहा है, जमीन पर माइंस लगी हैं, दुश्मन कंसील्ड है और अगर अभी कुछ डिसाइसिव नहीं किया गया तो भारतीय टुकड़ी को भारी नुकसान हो सकता है। और तब उन्होंने अपने सैनिकों को बचाने के लिए सबसे खतरनाक रास्ता चुना। वो दुश्मन के पीछे जाकर हमला करना शुरू किया। मेजर परमेश्वरन नारियल के पेड़ों वाले क्षेत्र में दुश्मन के पीछे पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने मिलिटेंट्स को देखा, उन्होंने उन पर पीछे से हमला कर दिया। दुश्मन को उम्मीद भी नहीं थी कि भारतीय सैनिक पीछे से भी आ सकते हैं। लिट्टे के फाइटर्स अचानक से चौंक गए। मेजर परमेश्वरन अपनी टुकड़ी के साथ उन्हें घेरना शुरू कर चुके थे और यह सिर्फ फायरिंग का मुकाबला नहीं रहा, यह लड़ाई बेहद नजदीक से हो रही थी, जिसमें हाथापाई तक हुई। और इसी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के दौरान एक मिलिटेंट ने मेजर परमेश्वरन के सीने में गोली मार दी। ऐसे पल में जब शरीर जवाब देने लगता है, सांस टूटने लगती है और दर्द दिमाग पर हावी हो जाता है, तब मेजर परमेश्वरन ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी मिलिटेंट की राइफल छीनी और उसी राइफल से उसे मार गिराया। यह सीन केवल ब्रेवरी का नहीं था, यह भारतीय सैनिक की टफनेस का था। जख्म गंभीर था, लेकिन मेजर परमेश्वरन अभी भी अपने सैनिकों को गाइड कर रहे थे। वो लगातार आदेश दे रहे थे और आखिरी सांस तक वो अपने जवानों का मनोबल बढ़ा रहे थे। सोचिए, एक कमांडर जो खुद गंभीर रूप से घायल है, जिसके सीने में गोली लगी है, वो अपने दर्द के बारे में नहीं सोच रहा। वो ये नहीं सोच रहा है कि उसे कैसे बचाया जाए, वो ये सोच रहा है कि उसके सैनिक कैसे बचेंगे, उसका मिशन कैसे पूरा होगा, उसका भारत कैसे जीतेगा। और यही फर्क होता है एक ऑफिसर और एक लीडर में। ऑफिसर अपनी रैंक से बनता है, लेकिन लीडर नेतृत्व से बनता है। अब लिट्टे फाइटर समझ चुके थे कि वो फंस चुके हैं। भारतीय सैनिकों का दबाव बढ़ता जा रहा था। बटालियन रीइंफोर्समेंट्स भी पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई, लेकिन आखिरकार लिट्टे फाइटर्स जंगल की तरफ भाग गए। इस कार्रवाई के बाद एम्बुश को पूरी तरह से क्लियर किया गया। दुश्मन के 6 शवों की पुष्टि हुई। 3 AK-47 राइफल, 2 रॉकेट लॉन्चर्स बॉम्ब्स के साथ बरामद किए गए। लेकिन भारत ने इस जीत की कीमत बहुत भारी चुकाई थी। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वो इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके थे। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को उनके असाधारण साहस, अदम्य युद्ध भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए युद्धकाल में दिए जाने वाले भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके साइटेशन में लिखा गया कि 25 नवंबर 1987 को श्रीलंका में सर्च ऑपरेशन से लौटते समय उनकी कॉलम पर मिलिटेंट्स ने एम्बुश किया। उन्होंने शांत दिमाग से मिलिटेंट्स को पीछे से घेरा, उन पर हमला किया। हैंड टू हेड कॉम्बैट में गोली लगने के बावजूद उन्होंने मिलिटेंट की राइफल छीनकर उसे मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो आदेश देते रहे और अपनी आखिरी सांस तक अपने कमांड को इंस्पायर करते रहे। इस कार्रवाई में कई मिलिटेंट मारे गए, राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर्स बरामद हुए।
और एम्बुश को आखिरकार क्लियर कर दिया गया। यह सिर्फ मिलिट्री साइटेशन नहीं है, यह भारत के शौर्य का दस्तावेज है। मेजर परमेश्वरन ओटीए चेन्नई से परमवीर चक्र पाने वाले पहले अफसर बने। वे ऑपरेशन पवन के दौरान परमवीर चक्र पाने वाले एकमात्र सैनिक थे। मेजर परमेश्वरन की कहानी इसलिए खास है क्योंकि युद्ध की इसमें 3 सबसे बड़ी क्वालिटीज एक साथ दिखाई देती हैं। पहली, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब एम्बुश हुआ तो उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने तुरंत बैटलफील्ड को पढ़ा और काउंटर अटैक की योजना बनाई। दूसरा, लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने अपने सैनिकों को सिर्फ आदेश नहीं दिया, वो खुद दुश्मन के पीछे गए, खुद उस अटैक को लीड किया। और तीसरा, सुप्रीम सैक्रिफाइस। गोली लगने के बाद भी उन्होंने उस मिशन को नहीं छोड़ा और वो आखिरी सांस तक अपने ट्रूप्स को लीड करते रहे। आज जब हम वीरता की बात करते हैं तो कई बार उस पर सिर्फ एक ड्रामेटिक मोमेंट में सीमित कर देते हैं, लेकिन असली वीरता एक पूरी लाइफ फिलॉसफी होती है। मेजर परमेश्वरन का जीवन भी ऐसा ही था। नॉर्थ ईस्ट के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से लेकर श्रीलंका के बैटलफील्ड तक उन्होंने हमेशा अपने सोल्जर्स के साथ रहकर फ्रंट से उन्हें लीड किया। उनके सैनिक उन्हें पैरी साहब इसलिए नहीं कहते थे कि वो एक सीनियर अफसर थे, उन्हें वो ये नाम इसलिए देते थे क्योंकि वो जानते थे कि आदमी हर खतरे में सबसे आगे होगा। आज मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की स्मृति कई जगहों पर जीवित है। उनका मेमोरियल ओटीए चेन्नई में भी स्थापित है। उनका एक बस्ट नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली के परम योद्धा स्थल में भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही ओटीए चेन्नई के परेड ग्राउंड का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है, जहां से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक कैडेट अफसर बनता है और वो उसी ग्राउंड में देश सेवा की शपथ लेता है। 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार के 21 अननेम्ड आइसलैंड का नाम 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर जब रखा गया तो इनमें से एक आइलैंड का नाम मेजर रामास्वामी परमेश्वरन के नाम पर भी रखा गया। और इसी तरह आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई के एयरकॉट रोड में 1998 में उनके सम्मान में AWHO परमेश्वरन विहार नाम की एक कॉलोनी भी बनाई। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की कहानी हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि किसी इंसान को क्या चीज इतना मजबूत बना देती है कि सीने में गोली लगने के बावजूद भी वो लड़ता रहे। क्या वो ट्रेनिंग होती है, क्या वो डिसिप्लिन होता है, क्या वो पैट्रियटिज्म होता है, या वह सिर्फ जिम्मेदारी होता है जो एक कमांडर अपने सोल्जर्स के लिए महसूस करता है? शायद जवाब है ये सभी, क्योंकि उस रात श्रीलंका के कोंतरादाई में मेजर परमेश्वरन सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने सैनिकों के लिए लड़ रहे थे, वो अपने मिशन के लिए लड़ रहे थे और वो उस तिरंगे के लिए लड़ रहे थे जिसे वो आखिरी सांस तक झुकने नहीं देना चाहते थे। गोली उनके सीने में लगी थी लेकिन उनका साहस आखिरी पल तक जिंदा था। और यही कारण है कि आज भी भारत उन्हें सिर्फ एक नाम की तरह नहीं याद रखता, भारत उन्हें याद करता है एक प्रतीक की तरह, एक ऐसे सैनिक के प्रतीक की तरह जिसने साबित किया कि वीरता का मतलब डर का ना होना नहीं होता है। वीरता का मतलब होता है डर, दर्द और मौत के सामने भी कर्तव्य को चुनना। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी परम योद्धाओं की कहानियां आप तक लेकर आएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि अगली कहानी किस सैनिक पर होना चाहिए था। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी के पुष्प की अभिलाषा कविता की कुछ पंक्तियों के साथ फिर से छोड़े जाता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ मैं इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना तुम उस पथ पर फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाए वीराने। भारत माता की जय।